हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो होगा न्यायपालिका। मतलब आज हम न्यायपालिका के बारे में बात करेंगे। न्यायपालिका क्या है, कैसे वो काम करती है, ठीक है। इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। इससे पहले हमने कानूनों के बारे में जाना था कि कानून है वो कैसे बनते हैं, ठीक है। किस तरह कानून बनने की प्रक्रिया शुरू होती है और किस तरह बनती है लास्ट तक, ठीक है। तो उसी प्रकार हम आज न्यायपालिका के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए टॉपिक के ऊपर चलते हैं अपने। न्यायपालिका। ये अपना अध्याय का नाम है, टॉपिक बोल सकते हो आप जो भी बोलो। देखिए, न्यायपालिका होती क्या है, जहां पर अपने को क्या मिलता हो, न्याय मिलता हो, ठीक है। जिस जगह न्याय मिलता हो वो क्या होती है, न्यायपालिका होती है। सिंपल सी चीज ये है, ठीक है। अब न्यायपालिका है, उसका काम क्या है। मेन चीज तो ये है ना, न्यायपालिका क्या होती है वो मैंने बता दिया कि न्यायपालिका होती है जहाँ पर अपने को न्याय मिलता है, ठीक है। अब न्यायपालिका का काम क्या है, तो देखिए, पहला तो विवादों का निपटारा करना, ठीक है। क्या करती है, विवादों का निपटारा करती है। अब कौन कौन सी विवाद विवाद जिसमें नागरिकों के मध्य विवाद होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नागरिकों व सरकार के बीच विवाद होते हैं, ठीक है। फिर है फिर दो राज्य व केंद्र सरकार के बीच विवाद, ठीक है। इन विवादों का निपटारा करती है कौन, करती है आपकी न्यायपालिका करती है। एक काम ये है। अब कामों के बारे में पढ़ेंगे हम। न्यायपालिका को डिस्क्राइब कैसे करें। जहाँ पर न्याय मिलता हो वो स्थान क्या कहलाता है, न्यायपालिका कहलाता है। सिंपल सी बात, ठीक है। तो कार्यों के बारे में बात करते हैं अपने। पहला कार्य क्या है उसका, विवादों का निपटारा करना। अब देखिए, विवादों का निपटारा कैसे करती है। एक तो है कि नागरिकों के विवाद। नागरिकों के विवाद कौन से होते हैं भाई। नागरिकों के विवाद होते हैं जैसे चोरी, डकैती, हत्या, मतलब जितने भी नागरिकों से संबंधित ऐसी चीजें हैं, ठीक है। जमीन से संबंधित मामले हैं, पारिवारिक संबंधित मामले हैं, घरेलू हिंसा संबंधित मामले हैं, ठीक है। जितने भी नागरिकों से संबंधित मामले हैं वो कौन सुलझाती है, आपकी न्यायपालिका सुलझाती है, ठीक है। दूसरा है उसका नागरिकों व सरकार के बीच विवाद। कैसे होता है, किसी कानून को लेकर। सिंपल सी चीज है, नागरिकों और सरकार के बीच में कनेक्शन क्या होते हैं, सांसद होते हैं, ठीक है। और सरकार में उपस्थित मंत्री वो भी सांसद के द्वारा, सांसद ही होते हैं पहले, तो बाद में ही तो बनते हैं, ठीक है। तो सरकार के बीच और नागरिकों के बीच में विवाद कैसे होते हैं, कानून के द्वारा। या फिर ऐसा सरकार है वो कुछ ऐसा कानून पारित कर दे आपका जो कि नागरिकों के लिए उचित नहीं है, तो जनता क्या करेगी, आंदोलन करने लग जाएगी, उसके खिलाफ भड़केगी, बोलेगी,
तो ऐसे कानूनों को या फिर ऐसे कानूनों को दबाने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए जो न्यायपालिका आपका वो क्या करती है, काम करती है। या नागरिकों व सरकार के बीच में क्या करती है, विवादों का निपटारा करती है। ठीक है, विवाद सुलझाती है। फिर है राज्य व केंद्र सरकार के बीच विवाद। दो चीजें हैं, एक तो होता है राज्य और एक होता है केंद्र। केंद्र आपका सिंपल सी बात करूं तो दिल्ली, नई दिल्ली जो आपका केंद्र सरकार का काम। ठीक है, और राज्य सरकार जो अलग अलग राज्यों की सरकारें होती है, अलग अलग राज्यों की, तो वो हो जाती है राज्य सरकार। तो दो सरकारों के बीच में विवाद होता है किसी कानून को लेकर, किसी प्रोजेक्ट को लेकर, ठीक है, किसी भी मुद्दे पर, तो उसका निपटारा भी कौन करती है, आपका न्यायपालिका करती है। ठीक है, तीन चीजें पढ़े हमने। विवादों का निपटारा कैसे को है, किस किस मामले में किया जाता है। नागरिकों के विवाद होते हैं तो न्यायपालिका इसका समाधान करती है। नागरिकों व सरकार के बीच विवाद होते हैं तो भी न्यायपालिका आपकी क्या करती है, समाधान करती है। दो राज्य प्लस केंद्र, राज्य और केंद्रों के मध्य अगर विवाद होता है तो कौन सुन उसकी समझाइश कौन करती है, आपकी न्यायपालिका समझाइश करती है। ठीक है, अपने इसके आगे लेते हैं दूसरा पॉइंट। ये लिख लेना वीडियो को पॉज करके। दूसरा पॉइंट अपना न्यायिक समीक्षा। देखिए न्यायिक समीक्षा क्या होती है। न्यायिक समीक्षा वो चीज है, मान लीजिए सरकार के द्वारा कोई ऐसा कानून बना दिया गया है, ठीक है, जो कि विवाद में है या फिर सही नहीं है। ठीक है, जैसे कि नागरिकों से संबंधित है, या कोई ऐसा कानून बना दिया है, बहुत पीछे हिंसा ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके आधार पर बोल सकते हैं अपने कि सरकार के द्वारा जो ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो कि सही नहीं हो, कोई लाभप्रद नहीं हो किसी के लिए, ठीक है, तो उसको रद्द कर सकती है आपकी न्यायपालिका। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो संसद के अंदर जो भी सांसद मिलकर कानून पास करते हैं, यदि वो कानून सही नहीं है तो उसको जो रद्द करने की जो आप न्यायपालिका की ताकत है, उसी को ही न्यायिक समीक्षा कहते हैं। ठीक है, ये होती है न्यायिक समीक्षा। देखिए अब इसकी परिभाषा भी आपको लिखाई देता हूँ साथ में। और सबसे पहले और मेन बात ये है कि अगर नागरिकों के खिलाफ जा रही है तो संविधान के भी खिलाफ जाएगी वो चीजें। ठीक है, तो देखिए संसद के द्वारा पारित कोई ऐसा कानून जो कोई ऐसा कानून जो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता हो तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है।
इसे ही न्यायिक समीक्षा कहते हैं। ठीक है, ये आप इसकी परिभाषा भी लिख लीजिए। न्यायिक समीक्षा बोलते हैं किसको है कि संसद के द्वारा यदि कोई ऐसा कानून पारित कर दिया जाता है जो कि संविधान के आधारभूत ढांचे या फिर मूलभूत ढांचे को प्रभावित करता है या फिर उसका उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उस कानून को क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। और न्यायपालिका ये शक्ति क्या कहलाती है, न्यायिक समीक्षा कहलाती है। ठीक है, ये आप लिख लेना। इसके बाद में तीसरा लेते हैं अपन, वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना ये तो। दो काम तो हो गए कि विवाद भी निपटा रही है और न्यायिक समीक्षा भी कर रही है आपकी। ठीक है, तीसरा अपन ले रहे हैं कानूनों की रक्षा तथा मौलिक अधिकारों की रक्षा या फिर क्रियान्वयन। देखिए, तीसरा आपका जो पॉइंट है या फिर बिंदु है वो बोलता है कि कानूनों की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन या फिर मौलिक अधिकारों की रक्षा आपके कौन करती है, न्यायपालिका करती है। ठीक है, न्यायपालिका है वो आपके मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करती है और कानूनों की भी रक्षा करती है। देखिए, मैंने देखिए तीन है चीजें, एक तो है व्यवस्थापिका जिसे हम संसद या फिर विधायिका बोल देते हैं, फिर है कार्यपालिका और फिर है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका संसद का काम तो हो गया कानून बनाना, कार्यपालिका का कानून हो गया कार्यपालिका का काम हो गया कानून लागू करना, न्यायपालिका का काम है कानूनों की रक्षा, या फिर उसकी पालना करवाना। ठीक है, तो ये क्या अलग अलग काम है किसके, अलग अलग सदन के। जैसे व्यवस्थापिका का काम हो गया कानून बनाना, उसने बना दिया। कार्यपालिका है यानी जो आपका मंत्रिमंडल, जैसे प्रधानमंत्री है, रक्षा मंत्री है, सारे मंत्री मिलकर क्या करते हैं, कानून को लागू करते हैं, कर दिया। काम न्यायपालिका का आता लास्ट में कि यदि कोई उस कानून का क्या करे, उल्लंघन करे या फिर उसको नहीं माने, तो न्यायपालिका आपके उसको दंड देती है। तो ये काम किसका है, न्यायपालिका का। ये यहाँ पर भी यही चीज है कि कानूनों की रक्षा तथा मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। कानूनों की रक्षा कैसे करती है, उसको उसकी पालना करवा के। ठीक है, फिर है मौलिक अधिकारों की रक्षा। मौलिक अधिकारों के यानी नागरिकों के जो मूलभूत अधिकार है
उनकी रक्षा भी कौन करती है? आपकी न्यायपालिका। यदि आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता हो तो न्यायपालिका क्या करती है? आपकी उसकी रक्षा करती है। और रक्षा के लिए क्या किया जाता है? उस व्यक्ति को जिसके साथ शोषण हुआ है या फिर जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और जिसने किया है उसके उसके ऊपर क्या करती है? न्यायपालिका का काम क्या? दंड देना। तो उस व्यक्ति को क्या देगी? वो दंड देगी। ठीक है, ये तो हो गई आपके कानूनों की रक्षा और मौलिक अधिकारों की रक्षा। मेन देखिए दो है, एक तो सर्वोच्च न्यायालय और दूसरा है उच्च न्यायालय। ये दोनों ही क्या करते हैं? इस मामले पर काम करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ एक चीज और बता देता हूँ। आपका जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका गठन बोल दो या स्थापना बोल दो, वो हुई थी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये आपकी ध्यान रखने वाली चीज है, लिख सकते हो आप ये चीजें भी। इसी के साथ एक चीज और दिखा देता हूँ कि उच्च न्यायालय की जो शुरुआत है वो 1867 सॉरी 62 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हुई थी। ठीक है, 1862 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय की सबसे पहले स्थापना हुई थी। और दिल्ली के अंदर स्थापना हुई आपकी उच्च न्यायालय की, वो हाँ मतलब उसके बाद में हुई है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। इसमें आप छोटी सी लाइन ये लिख लो, पॉइंट बनाकर, इस संसद द्वारा बनाए गए कानूनों तथा नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका और कोष्टक में सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। ठीक है, ये लिख लीजिए आप। आगे बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की।
ये लिखा है, इसको आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। देखिए अगला पॉइंट अपना स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका, अब तक हमने पढ़ा न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होगी? न्यायपालिका सिंपल सी बात है जहां पर हमें न्याय मिलता हो, और स्वतंत्र न्यायपालिका वह न्यायपालिका है, या उसे बोलते हैं अपने, कि किसी भी संसद के सांसद के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा न्यायाधीशों पर, जो कि न्याय करने वाले व्यक्ति होते हैं, उन पर किसी भी प्रकार का क्या ना हो, दबाव ना हो, वो होती है स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, अब देखिए इसका काम क्या है। विधायिका व सरकार के द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकती है। ठीक है, एक काम ये हो गया। दूसरा है कि आप या फिर नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए भी न्यायालय जा सकता है। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है, क्या काम करती है कि इस विधायिका व सरकार के द्वारा अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने से उनको रोकती है। ठीक है, और नागरिक है वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए भी कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं, फिर न्यायपालिका के पास जा सकते हैं। मैंने बताया पहले भी कि सरकार कानून बनवाती है या बनाती है, उसके बाद में कानून को लागू करना कार्यपालिका का काम है। कार्यपालिका है वो क्या कर न्यायपालिका का काम है उसकी रक्षा करना, यानी कानून की रक्षा आपकी न्यायपालिका ही करती है। स्वतंत्र न्यायपालिका वो है कि भाई किसी भी प्रकार का न्यायाधीशों के ऊपर दबाव नहीं होता, वो आपकी स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। ठीक है, कि जो न्यायाधीश आपके न्यायपालिका के, वो स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा से क्या कर सकते हैं, फैसला दे सकते हैं उसके ऊपर। वो होती है आपकी स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, इससे पहले जो बात बताई थी वही चीजें इसमें भी है, लिख लीजिए आप। अब देखिए अगला अपन पॉइंट लेते हैं। अगला अपना पॉइंट है, देश में अदालतों का स्तर, या फिर बोल सकते हैं अपने कि अदालतें वो कितनी प्रकार की हो सकती हैं भारत में। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, भारत में अदालतों
की संरचना। चलिए एक काम करते हैं, दूसरा वाला ही रख लेते हैं। आप कंफ्यूज नहीं करते इसमें थोड़ा। भारत में अदालतों की संरचना। अब देखिए, अदालत नाम आते ही कंफ्यूज मत होना। ये हमने न्यायपालिका पढ़ी है, अदालत क्या होता है? न्यायपालिका को ही अदालत बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि न्यायपालिका, भारत में न्यायपालिका है, फिर अदालतों की संरचना कैसी है। तो तीन स्तरीय है। कोई भी पूछे कि संरचना कहती है, त्रिस्तरीय संरचना है आपकी अदालतों की, ठीक है। यानी तीन प्रकार की आपकी अदालतें होती है भारत में, ठीक है। ले जी, त्रिकोण बना लिया हमने त्रिस्तरीय को समझने के लिए। सबसे नीचे ही नीचे आपके होती हैं जिला अदालत, या फिर इसको अधीनस्थ न्यायालय भी बोलते हैं, ठीक है। एक तो यह हो गया। दूसरा आपका उच्च न्यायालय, ये आपका सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। और वर्तमान में अपन बोले कि भारत में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25। देश में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 है। अब बोलोगे देश तो राज्य तो अपने ज्यादा है, तो कुछ राज्यों के दो, मतलब दो या तीन राज्यों के कई में एक भी कर दिए गए हैं उच्च न्यायालय। जैसे पंजाब और हरियाणा का है, वो चंडीगढ़ है उच्च न्यायालय दोनों का। तो इस हिसाब से अलग अलग कुछ राज्यों के दो में से दो राज्यों के एक भी उच्च न्यायालय हैं, ठीक है, इस हिसाब से। अब देखिए, मैंने लिख तो दिया कि तीन स्तर होते हैं, त्रिस्तरीय ढांचा है या तीन प्रकार के अपने न्यायालय होते हैं। तो होते हैं जिला अदालत या फिर अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। ये दो तो हमने सुने ही है, क्या है? अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय, जो आपके जिलों के अंदर पाई जाती है अदालतें, छोटी छोटी जिला अदालतें बोल सकते हैं अपने। देखिए, भारत है वो राज्यों का संघ है, तो भारत में राज्य हैं और राज्यों में क्या होते हैं? जिले होते हैं। तो हर एक जिले की अलग अलग न्यायपालिका होती है, फिर न्यायालय होता है। उसी को अपन अधीनस्थ न्यायालय, जिला अदालत या जिला न्यायालय बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपके जिलों में पाई जाती है। और भारत में जो राज्य हैं, तो सभी राज्यों के लिए एक अलग उच्च न्यायालय है। सभी राज्य का एक अपना न्यायालय है, उसे हम उच्च न्यायालय बोल देते हैं। और इन सब से ऊपर कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। सबसे ऊपर कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। अभी आप बोलोगे कि क्या तीनों आपस में मिलकर काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कैसे? यदि मान लो यहाँ पर कोई फैसला है, वो इसने गलत ले लिया, तो कोई जो जिसके ऊपर फैसला लिया गया है वो ऊपर की अदालत में जाता है, उच्च न्यायालय में जाएगा। वहां पर भी उसको संतुष्टि नहीं तो वो सबसे ऊपर वाली में, सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में उसको सही फैसला मिलेगा। यानी ऐसा नहीं है कि एक एक करके, हो सकता है डायरेक्ट भी जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो कानून है वही आएंगे, जैसे अधिकारों से संबंधित है, ठीक है, या फिर कानूनों से संबंधित है, नागरिकों के उन्हीं से संबंधित जो विवाद होते हैं वो भी इसमें आते हैं, ठीक है। तो तीन प्रकार की क्या होती है आपकी? न्यायालय होते हैं। अब देखिए, ये तो हमने देख लिया कि न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं आपके? तीन प्रकार के। ये इसको अपन त्रिस्तरीय ढांचा या संरचना बोल सकते हैं, ठीक है। अब सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, फिर जिला न्यायालय हो, इसमें मामले किस प्रकार के जाते हैं? तो देखिए, दो प्रकार के होते हैं। जो विवाद होते हैं वो कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जिसे अपने पॉइंट के हिसाब से बोल देते हैं।
विधि व्यवस्था की शाखाएं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अगर कोर्ट की भाषा में अपने बात करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। एक होती है फौजदारी कानून, ठीक है। दूसरा आता है दीवानी कानून। देखिए, फौजदारी कानून में आपके वे सभी कानून, मतलब वे सभी चीजें आ जाती हैं, जैसे चोरी है, हत्या है, मारपीट है, विवाह से संबंधित चीजें हैं। ठीक है, वो सभी जो आपके विवाद हैं वो किस में आते हैं? फौजदारी कानून के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देख देता हूँ एक बार। हत्या, ठीक है, चोरी, या फिर घरेलू हिंसा, और यही मान लो आप तीन लिख लो। ठीक है, इत्यादि लगा देते हैं इसके आगे, ठीक, जिससे कि आपको ये ना सोचना पड़े। से संबंधित मामले। ठीक है, ये तो हो गए इसके संबंधित मामले। अब इसमें क्या होता है, यदि ऐसा कोई मामला होता है तो पहले डायरेक्ट आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप मान लो हत्या हो गई किसी की, चोरी हो गई किसी के साथ, घरेलू हिंसा हो गई है, तो पहले पुलिस एफआईआर करेगी उसके ऊपर। ठीक है, और वो एफआईआर करने के बाद में क्या करेगी, पुलिस जांच करेगी। जांच करने के बाद में जो पुलिस है वो क्या करेगी, न्यायालय में आपके एफआईआर दर्ज करवा देगी, यानी न्यायालय में आपके खिलाफ जो मुकदमा है वो दायर कर देगी। तो पहला क्या हो गया, एफआईआर होगी, फिर पुलिस द्वारा जांच, और उसके बाद में न्यायालय में मुकदमा। ठीक है, फिर क्या होगा, यदि वो व्यक्ति निर्दोष होगा तो ठीक है, वरना उसको क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। ठीक है, दोषी व्यक्ति को जेल प्लस जुर्माना, ये चीजें होगी। दो ही चीजें हो सकती है, या तो जेल हो जाएगी या फिर जुर्माना हो जाएगा। मतलब जेल हो जाएगी, उस पर जुर्माना लगा दिया जाएगा, दोषी व्यक्ति होगा तो। निर्दोष होगा तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। सिंपल सी चीज है। फिर आते हैं दीवानी मामले। दीवानी मामलों में आपके आते हैं तलाक से संबंधित, ठीक है, जमीन से संबंधित मामले, जमीन की बिक्री से संबंधित मामले आते हैं, और मकान मालिक या फिर किराएदार से संबंधित, ये सभी मामले, ये सभी मामले क्या आते हैं, दीवानी कानून के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इनमें से एक मान लिया हमने कि किराएदार का केस है किसी का, तो मकान मालिक क्या करेगा, किराएदार के खिलाफ न्यायालय में केस कर देगा। ठीक है, किराएदार ने मकान मालिक ने किराएदार के खिलाफ केस कर दिया, तो मकान मालिक
द्वारा न्यायालय में किराएदार के ऊपर मुकदमा कर दिया। ठीक है, फिर न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय दोनों समझाइश कराएगा। ठीक है, फिर किराएदार को रियायत देगा। क्या देगा? कि मकान मकान मालिक का मकान खाली करे तथा बचा हुआ किराया है जमा किया जाए या जमा करवाए। ये क्या होता है? दीवानी कानून के अंतर्गत आता जाता है। देखिए, विधि व्यवस्था की शाखाएं कितनी होती है? दो प्रकार की शाखाएं होती है कानून न्यायपालिका के हिसाब से। एक तो होती है फौजदारी मामले और होते हैं दीवानी मामले। फौजदारी मामले हत्या, चोरी, घरेलू हिंसा, ऐसी चीजें आती है आपके फौजदारी कानून के अंतर्गत, जिसमें पहले एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद पुलिस वो क्या करती है, जांच करती है, उसके बाद में न्यायालय है उसमें मुकदमा किया जाता है और दोषी व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है, उस पर जुर्माना लगा दिया जाता है। ठीक है, सिंपल सी चीज ये है। फिर दूसरा आता है दीवानी कानून या फिर दीवानी मामले। इसमें आते हैं आपके तलाक संबंधी, जमीन से बिक्री, खरीद फरोख्त संबंधी, किराएदार से संबंधित इत्यादि मामले किसमें आते हैं? दीवानी मामले में आते हैं। इसमें मकान मालिक, मान लीजिए अपन किराएदार का उदाहरण ले सबसे सरल, तो मुकदमे कौन करेगा? मुकदमा कौन करेगा? मकान मालिक। किसके ऊपर करेगा? किराएदार के ऊपर। यदि वो व्यक्ति क्या होगा और दोषी होगा, यदि वो व्यक्ति दोषी होगा, यानी किराएदार ने अगर मान लीजिए मकान मालिक के ऊपर क्या, मकान मालिक को किराया दे दिया है, तो कोई नहीं, उसको रियायत दी जाएगी और उल्टा मकान मालिक के ऊपर क्या हो जाएगा? गलत मुकदमे का केस दर्ज हो जाएगा। यदि किराएदार है वो क्या मिलता है? दोषी मिलता है, तो उसको रियायत ये दी जाती है कि मकान मालिक है उसका मकान खाली करे और उसका बचा हुआ जो किराया है वो उसको लौटा दे। ठीक है, ये होती है आपकी दीवानी कानून के अंतर्गत। ये लिख लीजिए आप। देखिए, इसको तो आप पॉज करके लिख लेना। नेक्स्ट है अपना, जैसे अपन ने संसद के बारे में, संसद का नाम अपना, जैसे हमने कानून व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने लिखा था कि क्या कानून है वो सभी पर समान रूप से लागू होता है, फिर सभी कानून के अंतर्गत आते हैं, तो बिल्कुल आते हैं। उसी प्रकार एक ये है कि क्या सभी नागरिक न्यायालय की शरण ले सकते हैं? क्या सभी जो नागरिक है वो क्या कर सकते हैं? न्यायालय की शरण ले सकते हैं क्या? एक ये अपना लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। तो बिल्कुल हाँ, ले सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्या है? देश के लिए ही तो है। तो देश का सभी जो नागरिक है वो न्यायालय में क्या कर सकता है? शरण ले सकता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई केस है या फिर अधिकार से संबंधित मामला है, कानून से संबंधित मामला है, वो न्यायालय में जा सकता है, वो चाहे कितने गरीब हो और कितना ही अमीर हो। कई बार क्या होता है कि जो अमीर व्यक्ति है वो अपने हित में करवाने के लिए, फैसला अपने हित में करवाने के लिए क्या है, तो जज है उसको धमकी देता है या फिर उसको खरीद लेता है। तो वो क्या करता है, जज वो कि गरीब व्यक्ति के हित में न देकर वो अमीर व्यक्ति के हित में क्या करता है? फैसला कर देता है। तो ये डर बना रहता है।
उसी से बचने के लिए एक चीज न्यायालय के द्वारा अपनाई गई थी, जिसे अपन PIL बोलते हैं, और ये अपनाई गई थी 1980 के अंदर। ठीक है, PIL और कुछ नहीं होती है, जनहित याचिका ही होती है। जनहित याचिका क्या है, PIL क्या है? यदि कोई गरीब व्यक्ति है, ठीक है, यदि कोई गरीब व्यक्ति है और वो सक्षम नहीं है कि वो न्यायालय में अपना केस डाल सके, गरीब व्यक्ति वो ज्यादातर अपनी मजदूरी करता है, और जो सरकारी चीजें हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं कि न्यायपालिका है वो थोड़ी महंगी पड़ती है, बार बार चीजों को घुमाया जाता है इसमें। ठीक है, यदि अपन देखें गरीब व्यक्ति या फिर मजदूर के हैसियत से, तो क्या होता है कि पैसे ज्यादा लगते हैं, और मजदूरी इतनी होती नहीं है मजदूरों की या फिर गरीब व्यक्तियों की। तो उनके लिए PIL की व्यवस्था की गई थी, जो कि 1980 में की गई थी, जिसे अपन जनहित याचिका बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि यदि कोई गरीब व्यक्ति है, ठीक है, अगर उसका क्या है नुकसान हुआ या फिर उसके उल्लंघन हुआ उसके अधिकारों का, या फिर कानून से उसको कोई प्रॉब्लम है, तो क्या होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति उसकी तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में या फिर उच्च न्यायालय में क्या कर सकता है, PIL डाल सकता है। ठीक है, यानी जनहित याचिका लगा सकता है। ये चीज होती है PIL, यानी कोई भी व्यक्ति है वो जो सक्षम नहीं हो कि अदालत में जा सके अपना केस मुकदमा दायर करवाने के लिए, तो कोई भी व्यक्ति है वो उसकी सिफारिश लेकर कहाँ जा सकता है, न्यायालय में जा सकता है। ये होती है PIL। और इससे क्या होता है, एक चीज ये होती है न्यायालय की या न्यायपालिका की, कि कोई भी जो विधायक है, मैंने पहले ही बताया है, विधायक है यानी विधायिका यानी संसद, या फिर सरकार का कोई व्यक्ति है, वो अपना क्या ना कर सके, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना कर सके। कौन सी? अपनी शक्तियों का क्या ना कर सके, दुरुपयोग ना कर सके। यानी जो न्यायपालिका आपकी, वो इसके द्वारा क्या करती है, विधायिका और सरकार की जो शक्तियों उन पर अंकुश भी लगाती है। ठीक है, उनको रोकती भी है, कंट्रोल करती है, न्यायपालिका है वो। तो यही अपना आज का टॉपिक यही था कि हमने न्यायपालिका के बारे में जाना कि न्यायपालिका क्या होती है, कैसे उसके काम करती है, वो काम करने का तरीका क्या होता है, वही न्यायपालिका के बारे में हमने आज जाना। ठीक है, पीछे के जो चैप्टर वो आप रिवाइज करते रहे या फिर वीडियो को देखते रहे, जिससे क्या है कि वो आपके समझ में आते रहे, और अपन आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा, अपने पीछे का भूलेंगे नहीं। ठीक है, उससे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।